नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है। एक नाम, सिकंदर महान। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हाँ, महज 32 साल की उम्र में ग्रीस से भारत तक फैले एक विशाल साम्राज्य का निर्माता। वाकई एक ऐसा कमांडर और शासक जिसने, आप कह सकते हैं, दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, उसकी कहानी सिर्फ युद्ध और विजय की नहीं है। सही कहा। ये महत्वाकांक्षा, संस्कृति और हाँ, मानवीय सीमाओं की भी कहानी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सिकंदर के जीवन की गहराइयों में उतरेंगे। उसके मैसेडोनियाई बचपन से लेकर अरस्तु जैसे गुरु की छत्र छाया में उसकी शिक्षा, फिर फारसी साम्राज्य पर उसकी वो बिजली की तेजी से हुई विजय। हाँ, और खास तौर पर उसका वो बेहद अहम और चुनौतियों से भरा भारतीय अभियान। उस पर भी बात करेंगे। जी। अच्छा, अब ये जो जानकारी हम साझा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है? कहाँ से ली गई है ये सब? देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी विस्तृत नोट्स पर आधारित हैं। इनमें एरियन और प्लूटार्क जैसे जो पुराने यूनानी इतिहासकार हैं, उनके नजरिए तो हैं ही, साथ में मॉडर्न एनालिसिस भी शामिल है। अच्छा। ऐसा लगता है कि ये नोट्स शायद प्रतियोगी परीक्षाओं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। हाँ, पर सच कहूं तो इनमें इतिहास के किसी भी शौकीन के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। दिलचस्प जानकारियां हैं। बिल्कुल, हमारे मकसद भी सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि सिकंदर की रणनीतियों के पीछे की सोच को समझना है। भारत पर उसके अभियान का असल में क्या असर हुआ और उसकी विरासत के क्या मायने हैं आज भी। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हम इसे परत दर परत खोलें। तो चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरू करें? उसकी जन्म से। हाँ, वहीं से करते हैं। सिकंदर का जन्म हुआ पेला में। ये मैसेडोनिया की राजधानी थी। जुलाई 356 ईसा पूर्व। उत्तरी ग्रीस का इलाका है यह। और उसका परिवार भी कम असाधारण नहीं था। पिता मैसेडोन के राजा फिलिप द्वितीय। जी, फिलिप द्वितीय, जिन्होंने मैसेडोनिया को, जो पहले काफी बिखरा हुआ था, उसे एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाया। बहुत काबिल राजा थे वो। और माँ थी रानी ओलिम्पियस, एपिरिस के राजा की बेटी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी रहस्यमयी थीं, उनका स्वभाव थोड़ा अलग था। हाँ, ओलंपियस काफी प्रभावशाली महिला थी। उनका डायोनिशियन रहस्य पंथों से भी जुड़ाव बताया जाता है। और इसी पृष्ठभूमि से, मतलब माँ और पिता की तरफ से, उसके व्यक्तित्व में एक दिलचस्प बात जुड़ती है। वो वंश वाली बात। हाँ, वही। कहा जाता था कि वो माँ की ओर से वीर अक्लिस का वंशज है और पिता की ओर से देवता हेराक्लीस का। अब ये दावे कितने सच थे कहना मुश्किल है, पर इन्होंने सिकंदर की छवि को गढ़ा जरूर। मतलब एक तरह से उसे ये एहसास दिलाया कि वो किसी बड़े मिशन के लिए बना है। बिल्कुल। उसकी महत्वाकांक्षाओं को इससे काफी हवा मिली। एक वीर योद्धा वाली छवि बनी। और फिर शिक्षा। शिक्षा तो उसे शायद उस जमाने के सबसे बड़े ज्ञानी से मिली, अरस्तु। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात थी। लगभग 343 से 340 ईसा पूर्व के आसपास मिज़ा नाम की जगह पर अरस्तु ने उसे पढ़ाया। फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइंस, लिटरेचर। और सुना है होमर की इलियड उसकी पसंदीदा किताब थी। हाँ, इलियड। वो उसे हमेशा अपने तकिए के नीचे रखता था, ऐसा कहते हैं। अरस्तु की इस हेलेनिस्टिक शिक्षा ने न सिर्फ उसके विचारों को गहराई दी, बल्कि बाद में जो उसकी नीतियां बनी, साम्राज्य को लेकर, कल्चर को लेकर, उन पर भी इसका गहरा असर पड़ा। लेकिन वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं था। बचपन से ही उसमें लीडरशिप क्वालिटी और हिम्मत दिखती थी। अरे हाँ, वो बुसेफालस वाले किस्से को कौन भूल सकता है। महज 12 साल की उम्र में उस अड़ियल घोड़े को काबू कर लेना जिसे कोई संभाल नहीं पा रहा था। कमाल था वो तो। और फिर 18 की उम्र में चिरोनिया की लड़ाई। जी, चिरोनिया की लड़ाई 338 ईसा पूर्व में उसने अपने पिता की सेना में घुड़सवार दस्ते, जो कंपेनियन कैवलरी कहलाती थी, उसका कामयाब नेतृत्व किया। ये उसकी भविष्य की तैयारी थी एक तरह से। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। 336 ईसा पूर्व में राजा फिलिप की हत्या हो गई। हाँ, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हत्या के पीछे दरबारी साजिशें थीं और कुछ लोग तो ओलंपियास की तरफ भी उंगली उठाते हैं, हालांकि ये साबित नहीं हुआ है। और बस 20 साल की उम्र में सिकंदर को सिंहासन संभालना पड़ा। आसान तो नहीं रहा होगा ये। बिल्कुल नहीं। सिंहासन पर बैठते ही उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उत्तर में थेसली, थ्रेस, इलेरिया, ये सब इलाके बगावत कर रहे थे। और उसने इन विद्रोहों को कैसे दबाया? बहुत क्रूरता से। उसने सबको चौंका दिया, खासकर थेब्स शहर का जो उसने हाल किया। थेब्स एक बहुत पुराना और सम्मानित यूनानी शहर था। उसने उसे नष्ट कर दिया था। हाँ, 335 ईसा पूर्व में उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। ये बाकी यूनानी राज्यों के लिए एक सीधी चेतावनी थी कि मैसेडोनिया की सत्ता को चुनौती मत देना। इसके बाद उसने लीग ऑफ कोरिंथ, जो उसके पिता का बनाया फारस विरोधी गठबंधन था, उसके नेता हेगमोन के तौर पर अपनी पोजीशन फिर से मजबूत की।
और जो भी उसके प्रतिद्वंदी थे उन्हें रास्ते से हटाकर सत्ता पर अपनी पकड़ पक्की कर ली। तो मैसेडोनिया और ग्रीस में अपनी धाक जमाने के बाद अब उसकी नजरें उस बड़े नाम पर थीं, फारसी साम्राज्य। बिल्कुल, वो लक्ष्य शायद उसके पिता फिलिप ने ही तय कर दिया था, पर उसे पूरा करने का मौका सिकंदर को मिला। 334 ईसा पूर्व में वो एक जबरदस्त सेना लेकर, करीब 40,000 सैनिक थे उसमें, हेलेस्पोंट पार करके एशिया में घुस गया। 40,000 सैनिक? ये सेना कैसी थी? ये फिलिप की ही तैयार की हुई सेना थी, बहुत अनुशासित और अनुभवी। इसमें लंबी भाले वाली फालिंग्स पैदल सेना थी और उसके साथ घातक साथी घुड़सवार सेना, कंपेनियन कैवलरी। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था ये। और यहीं से उसकी वो मशहूर बिजली की तेजी वाली जीतें शुरू होती हैं। हाँ, एक के बाद एक। पहले ग्रेनिकस नदी 334 ईसा पूर्व पर पारसी गवर्नरों की सेना को हराया, फिर एक साल बाद इस्सिस 333 ईसा पूर्व में। इस्सिस में तो उसका सामना खुद फारसी सम्राट दारा तृतीय से हुआ था ना? जी हाँ, और उसने दारा को भागने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, दारा के परिवार को, उसकी माँ, पत्नी, बच्चों को बंदी बना लिया। सिकंदर की रणनीति की खास बात थी उसकी स्पीड, उसकी अचानक वाली चालें और अलग-अलग सैन्य टुकड़ियों का बेहतरीन तालमेल। लेकिन असली और निर्णायक लड़ाई तो गौगामेला में हुई, 331 ईसा पूर्व में। सही कहा। गौगामेला में दारा ने बहुत बड़ी सेना जमा की थी। हर तरह के सैनिक थे उसमें, रथ थे, हाथी थे शायद कुछ, लेकिन सिकंदर की स्ट्रैटेजी के आगे वो टिक नहीं सके। दारा फिर से भाग गया। हाँ, दारा फिर भागा और बाद में उसी के एक गवर्नर बेसस ने उसे मार डाला। गौगामेला की जीत ने फारसी साम्राज्य की किस्मत तय कर दी। इसके बाद सिकंदर ने फारसी साम्राज्य की एक अहम राजधानी परसोपोलिस पर कब्जा किया और 330 ईसा पूर्व में उसे जला दिया। परसोपोलिस को जलाना, इसके पीछे क्या वजह थी? बदला? कहा तो यही जाता है कि ये जरसीस ने जो 100 साल पहले एथेंस जलाया था उसका बदला था, लेकिन ये फारसी ताकत के खत्म होने का एक बहुत क्रूर सिंबल भी था। फारस जीतने के बाद भी सिकंदर रुका नहीं, वो और पूरब की तरफ बढ़ता गया। हाँ, उसका अभियान रुका ही नहीं, वो पहले दक्षिण की तरफ गया, मिस्र। 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर तो उसे ज्यादा लड़ना ही नहीं पड़ा। मिस्र के लोग फारसी शासन से खुश नहीं थे, उन्होंने सिकंदर को एक तरह से मुक्तिदाता के रूप में देखा और उसे फेरो घोषित कर दिया गया। हाँ, उसे फेरो का दर्जा दिया गया और वहां अमोन रा देवता का एक मशहूर मंदिर था सीवा ओएसिस में। वहां के पुजारियों ने उसे अमोन का पुत्र तक कह दिया। इससे उसकी दैवीय छवि और मजबूत हुई। और अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना भी तो मिस्र में ही हुई थी। बिल्कुल, नील नदी के डेल्टा पर उसने अलेक्जेंड्रिया शहर बसाया, जो बाद में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बना। उसके बसाए शहरों में सबसे मशहूर यही है। मिस्र के बाद वो मध्य एशिया की तरफ मुड़ गया। जी, फारसी साम्राज्य का जो पूर्वी हिस्सा था, आज का अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह, उस तरफ बढ़ा। उसने पहले दारा के हत्यारे बेसिस का पीछा किया, उसे पकड़ा और उसे फारसी तरीके से सजा दी। ये इलाका तो काफी मुश्किल रहा होगा, पहाड़, रेगिस्तान। हाँ, बैक्टिया और सोग्दियाना के इलाके बहुत मुश्किल थे। यहाँ उसे स्थानीय लोगों से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। कई साल लग गए उसे यहाँ शांति स्थापित करने में। और यहीं उसने रॉक्साना से शादी की थी। 327 ईसा पूर्व में बैक्टिया के राजकुमारी रॉक्साना से शादी की। ये सिर्फ प्यार मोहब्बत का मामला नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मूव भी था। स्थानीय ताकतों से रिश्ते बनाने, गठजोड़ करने के लिए जरूरी था। तो उसकी रणनीति में सिर्फ तलवार ही नहीं, कूटनीति भी शामिल की। बिल्कुल, वो सिर्फ जीतता नहीं था, वो साम्राज्य को जोड़ने की कोशिश भी करता था। उसने अपनी सेना में फारसी सैनिकों को शामिल किया, फारसी रीति रिवाज अपनाए। सूसा में उसने एक बड़ा आयोजन किया, जहां उसके हजारों मैसिडोनियाई सैनिकों की शादी फारसी और दूसरी स्थानीय महिलाओं से करवाई गई। ये कल्चरल मिक्सिंग को बढ़ावा देने का एक तरीका था। कमाल है, देखते ही देखते उसका साम्राज्य कहां से कहां तक फैल गया। लगभग 20 लाख वर्ग मील, है ना? हाँ, भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक अविश्वसनीय फैलाव था। लेकिन लगता है सिकंदर के लिए ये भी काफी नहीं था। अब उसकी नजरें थी भारत पर। बिल्कुल, मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद 327 ईसा पूर्व के आखिर में उसने अपनी सेना के साथ हिंदू कुश की बर्फीली पहाड़ियों को पार किया और भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुआ। भारत पर उसका अभियान कितना लंबा चला? करीब 2 साल। 327 ईसा पूर्व के अंत से लेकर 325 ईसा पूर्व की शुरुआत तक वो भारत में रहा। भारत आने के पीछे उसकी असल वजह क्या थी? क्या सिर्फ और जमीन जीतनी थी या कुछ और भी था? देखिए, वजहें कई थीं। एक तो जैसा हमने पहले कहा, वो अपने आप को अपने हीरो जैसे हरक्यूलीज और डायनासिस उनके बराबर या उनसे आगे मानता था।
और पुरानी कहानियों में था कि वो लोग भारत तक आए थे। अच्छा, तो वो उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता था। हाँ हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा, उसे दुनिया के अंत तक पहुंचने की धुन थी। वो महान बाहरी सागर, जिसे हम आज हिंद महासागर कहते हैं, उसे देखना चाहता था। तीसरा, फारस का महान राजा साइरस था। सिकंदर उससे भी आगे निकलना चाहता था, मतलब फारसी साम्राज्य की हदों को पार करना चाहता था। और शायद भारत के धन दौलत की कहानियों ने भी खींचा हो। संभव है। भारत की समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं, तो ये सब वजहें मिलजुल कर उसे भारत ले आईं। तो भारत में घुसते ही उसका सामना किससे हुआ? क्या सबने आसानी से हार मान ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू कुश पार करते ही पश्चिमोत्तर में, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, वहां उसे कई लड़ाकू कबीलों और छोटे छोटे राज्यों से टकराना पड़ा, जैसे अस्पासियोई, अस्सा केनोई। लड़ाइयां हुई होंगी फिर तो। हाँ, और काफी भीषण लड़ाइयां हुई। मस्सगा जैसे मजबूत किले थे, उन्हें जीतने के लिए भारी खून खराबा हुआ। एरियन जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि मस्सगा की घेराबंदी में हजारों लोग मारे गए थे। और वो एयरनोस रॉक वाली बात, वो क्या थी? एयरनोस रॉक आज के पाकिस्तान में पीरसार पहाड़ी मानी जाती है। एक बहुत ऊंची, लगभग अभेद्य पहाड़ी थी। कहते थे कि इसे हरक्यूलिस भी नहीं जीत पाया था। सिकंदर ने इसे भी जीत लिया। ये उसके लिए सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये उसकी अजेय वाली इमेज को और पक्का करना था। लेकिन तक्षशिला के राजा आम्बी ने तो लड़ाई नहीं की, उसने तो दोस्ती कर ली थी। हाँ, ये एक अलग मामला था। तक्षशिला एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा आम्भी, जिन्हें यूनानी टैक्सिलीज कहते हैं, वो काफी समझदार थे। उन्होंने सिकंदर की ताकत देखी और लड़ने के बजाय संधि कर ली। इससे सिकंदर को क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। आम्भी ने उसे कीमती तोहफे दिए, उसकी सेना के लिए रसद का इंतजाम किया और सबसे जरूरी चीज, युद्ध हाथी दिए। साथ ही सिकंदर को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित बेस मिल गया। ये एक बहुत स्मार्ट मूव था, आम्भी का भी और सिकंदर के लिए भी। और फिर आया वो महासंग्राम, भारतीय अभियान की सबसे मशहूर लड़ाई, हाइड स्पेस, यानी झेलम नदी के किनारे। सही कहा। 326 ईसा पूर्व। झेलम के दूसरी तरफ था पौरव राज्य और उसका राजा पोरस। संस्कृत में शायद पुरु नाम रहा होगा। पोरस कैसा राजा था? पोरस के बारे में जो वर्णन मिलता है वो एक बहुत लंबे, तगड़े, बहादुर और स्वाभिमानी योद्धा थे। उनकी सेना भी काफी बड़ी थी और सबसे बड़ी बात, उनके पास बहुत सारे युद्ध हाथी थे। हाथी? ये तो मैसेडोनियाई सेना के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। उस वक्त मानसून की वजह से पूरी उफान पर थी। पोरस नदी के पूर्वी किनारे पर अपनी सेना और हाथियों के साथ सिकंदर का रास्ता रोके खड़ा था। तो सिकंदर ने ये मुश्किल पार कैसे की, या उसकी रणनीति क्या थी? यहाँ सिकंदर ने फिर अपनी चालाकी और तेजी दिखाई। उसने ऐसा दिखाया कि वो नदी पार करने की सही जगह ढूंढ रहा है। अपनी सेना को इधर उधर घुमाता रहा, पोरस को धोखे में रखा। फिर एक रात, जब तेज बारिश और तूफान था, उसने अपनी सेना की एक खास टुकड़ी ली और चुपके से नदी में कुछ मील ऊपर जाकर तेजी से नदी पार कर ली। और पोरस को पता भी नहीं चला? जब तक पोरस को पता चला और वो अपनी सेना को ठीक से जमा पाता, सिकंदर नदी पार करके उसके किनारे फ्लैंक पर हमला कर चुका था। लड़ाई तो बहुत भयानक हुई होगी। हाँ, बहुत भीषण लड़ाई थी। हाथियों ने शुरू में मैसेडोनियन फैलेंक्स को काफी परेशान किया, लेकिन सिकंदर के सैनिकों ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हाथियों को भालों से घायल किया, उनके महावतों को मारा और डरे हुए हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लगे। और पोरस? पोरस आखिर तक लड़ता रहा, बहुत बहादुरी से लड़ा वो। लेकिन जब वो बुरी तरह घायल हो गया, तब उसे बंदी बनाया गया। इस लड़ाई में नुकसान कितना हुआ था? आंकड़े कुछ हैं? यूनानी सोर्स कहते हैं कि मैसेडोनियन नुकसान कम था, शायद 1000 के करीब सैनिक मारे गए। लेकिन भारतीय पक्ष का नुकसान बहुत ज्यादा बताते हैं। कोई 12,000 मरे, 9,000 बंदी बनाए गए। अब इन आंकड़ों पे थोड़ा शक तो रहता है। जीतने वाला पक्ष अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बताता है, पर लड़ाई भारी थी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी जीत की याद में उसने 2 शहर बसाए थे, निकाया और बुसेफला। जी हाँ, निकाया यानी विजय का शहर, और बुसेफला अपने प्यारे घोड़े बुसेफालिस के नाम पर, जो शायद इसी लड़ाई के आसपास मर गया था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है सिकंदर का पोरस के साथ व्यवहार लड़ाई के बाद। हाँ, ये वाकई अनोखा था। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर उसकी इस बहादुरी और शान से इतना इम्प्रेस हुआ। बिल्कुल, वो पोरस की हिम्मत और उसके शाही अंदाज से बहुत प्रभावित हुआ। उसने न सिर्फ पोरस को माफ कर दिया, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया और उसे अपना सहयोगी शासक, मतलब एक तरह से गवर्नर या क्षत्रप बना लिया। शायद कुछ और इलाका भी दिया। इसके पीछे क्या सोच रही होगी सिकंदर की? सिर्फ पोरस का सम्मान? सम्मान तो था ही, लेकिन ये एक बहुत श्रूड पॉलिटिकल मूव भी था।
एक हारे हुए लेकिन ताकतवर दुश्मन को दोस्त बनाकर उसने पश्चिमोत्तर भारत में एक वफादार और शक्तिशाली सहयोगी पा लिया। इससे दूसरे भारतीय राजाओं को भी एक मैसेज गया और जाहिर है पोरस के संसाधन और इलाके पर उसका नियंत्रण हो गया, जो उसे आगे बढ़ने के लिए चाहिए था। तो झेलम जीत ली, पोरस दोस्त बन गया। अब सिकंदर और आगे बढ़ना चाहता था, शायद गंगा के मैदानों तक जहां नंद साम्राज्य था। हाँ, उसका इरादा तो यही लगता है। नंद साम्राज्य उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी थी। उनकी सेना और हाथियों की संख्या के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिकंदर ने सुनी थी। लेकिन उसकी सेना ने व्यास नदी, जिसे यूनानी हाइफिसिस कहते हैं, वहां आकर मना कर दिया। हाँ, ये उसके विजय अभियान का अंत साबित हुआ। भारत में 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के किनारे पहुंचकर उसकी सेना ने आगे जाने से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया एक तरह से। विद्रोह सिकंदर की सेना ने? क्यों? कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण तो थकान। वो लोग सालों से लड़ रहे थे, मैसेडोनिया से हजारों मील दूर आ गए थे, घर की याद सता रही थी, फिर भारत का अनजान माहौल, मानसून की लगातार बारिश, बीमारियां और शायद नंदों की ताकत का डर भी। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। उन्होंने सुन रखा था कि आगे एक बहुत विशाल साम्राज्य है जिसकी सेना में लाखों सैनिक और हजारों हाथी हैं। झेलम में हाथियों का आतंक वो देख चुके थे। उनके हौसले पस्त हो गए थे। सिकंदर ने उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की। उसने जोशीले भाषण दिए, उन्हें लालच दिया, धमकाया भी शायद, लेकिन इस बार सैनिक टस से मस नहीं हुए। ये सिकंदर के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाने का आदी नहीं था। तो आखिरकार उसे मानना पड़ा। हाँ, आखिरकार उसे मानना पड़ा। उसे समझ आ गया कि वो अपने सैनिकों के बिना कुछ नहीं है। उसकी महत्वाकांक्षाओं की भी एक हद थी जो उसके सैनिकों की हिम्मत और सहन शक्ति पर टिकी थी। कहते हैं वो बहुत निराश हुआ, कई दिन अपने तंबू में अकेला रहा, फिर उसने वापस लौटने का फैसला किया। और उसने ब्यास नदी के किनारे वो वेदियां बनवाई थीं। जी, 12 विशाल पत्थर की वेदियां, शायद अपनी यात्रा की सीमा बताने के लिए या देवताओं को धन्यवाद देने के लिए। और वापसी का सफर, वो कैसा रहा? वापसी का सफर तो शायद चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल और भयानक था। 325 ईसा पूर्व में ये वापसी शुरू हुई। सिकंदर ने सेना को 2 हिस्सों में बांटा। 2 हिस्सों में? क्यों? एक हिस्सा, एक नौसैनिक बेड़ा, उसने अपने एडमिरल नियार्कस की कमांड में सिंधु नदी के मुहाने से समुद्र के रास्ते फारस की खाड़ी की तरफ भेजा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समुद्री खोज यात्रा थी। और दूसरा हिस्सा? दूसरा और बड़ा हिस्सा सिकंदर के साथ जमीन के रास्ते वापस लौटा, और ये रास्ता गुजरा गेद्रोशिन रेगिस्तान से, आज का दक्षिणी बलूचिस्तान का इलाका। गेद्रोशिन रेगिस्तान, ये तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। हाँ, और ये उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक निकला। भयंकर गर्मी, पानी और खाने की जबरदस्त कमी, हजारों सैनिक और उनके साथ जो लोग चल रहे थे वो भूख, प्यास और थकावट से मर गए। ये सिकंदर के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। उसकी अजेय छवि पर यह एक बड़ा दाग था। तो सिकंदर भारत में करीब 2 साल रहा। इस दौरान का भारत पर क्या असर पड़ा फौरी तौर पर? सबसे बड़ा असर पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक हालत पर पड़ा। सिकंदर के हमलों ने वहां के कई छोटे मोटे राज्यों, कबीलों और गणराज्यों को या तो खत्म कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का खालीपन पैदा हो गया, और इसी खालीपन का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, तो मौर्य साम्राज्य के उदय में सिकंदर का भी हाथ था, अनजाने में ही सही। हाँ, कह सकते हैं। सिकंदर के जाने के कुछ ही साल बाद, लगभग 321 ईसा पूर्व के आसपास, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले पाटलिपुत्र में नंदों को हराया और फिर पश्चिमोत्तर की तरफ बढ़कर उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जिन्हें सिकंदर ने अस्त व्यस्त कर दिया था। तो एक तरह से सिकंदर ने मौर्य साम्राज्य के लिए जमीन तैयार कर दी थी। ये तो राजनीतिक असर हुआ। सांस्कृतिक तौर पर क्या हुआ? यूनानी और भारतीय कल्चर का कुछ मेलजोल हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। सिकंदर ने कई शहर बसाए थे, कुछ भारत के पश्चिमोत्तर में भी, जैसे सिंधु नदी पर अलेक्जेंड्रिया। इन शहरों में यूनानी सैनिक, व्यापारी, कलाकार बसे। उनके जरिए यूनानी कला, आर्किटेक्चर, भाषा, विचार भारत पहुंचे। इसका कोई खास उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है गांधार कला। ये आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके में फली फूली। इसमें बौद्ध धर्म के थीम, खासकर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं, लेकिन स्टाइल यूनानी था, एकदम रियलिस्टिक मूर्तियां। इसे ग्रीको बुद्ध आर्ट भी कहते हैं। इसके अलावा सिकंदर की मुलाकात कुछ भारतीय दार्शनिकों और साधुओं से भी हुई। यूनानी उन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहते थे, मतलब नग्न ज्ञानी। हाँ, मैंने सुना है।
कैलेनस नाम का एक साधु तो उसके साथ वापस भी गया था। जी, कैलेनस, शायद उनका भारतीय नाम कल्याण रहा हो। वो सिकंदर के साथ पारस तक गया और वहां उसने सबके सामने आत्मदाह कर लिया। कहते हैं कि इन भारतीय दार्शनिकों के विचारों का, खासकर जीवन मृत्यु पर उनके नजरिए का, सिकंदर पर भी कुछ असर पड़ा था। सिकंदर तो चला गया, लेकिन क्या उसके बाद भी यूनानियों और भारतीयों के बीच ये संपर्क बना रहा? आपने शुरू में राजदूतों की बात की थी। हाँ, संपर्क बना रहा। सिकंदर की मौत के बाद उसका एक सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। उसे साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा मिला था। उसने मेगास्थनीज नाम के एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। मेगास्थनीज, उसकी किताब इंडिका तो बहुत मशहूर है। हाँ, इंडिका। हालांकि ओरिजिनल किताब तो अब मिलती नहीं है, लेकिन बाद के यूनानियों और रोमन लेखकों ने उसके हिस्से अपनी किताबों में लिखे। उन्हीं से हमें मौर्य काल के भारत, पाटलिपुत्र शहर, समाज, राजकाज के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। और कोई राजदूत आया था? हाँ, बाद में देमाकस नाम का एक और यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये डिप्लोमेटिक रिश्ते बने रहे थे कुछ समय तक। लेकिन ये इतना बड़ा साम्राज्य जिसे सिकंदर ने इतनी तेजी से बनाया था, वो उसकी मौत के बाद टिक नहीं पाया। जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी अचानक मौत हो गई। सिर्फ 32 साल का था वो। हाँ, बहुत कम उम्र में। और उसकी मौत का कारण भी आज तक पक्का नहीं पता। कोई कहता है मलेरिया, कोई टाइफॉइड, कोई कहता है ज्यादा शराब पीने से, या फिर जहर दिया गया था। ये एक मिस्ट्री ही है। और उसकी मौत के बाद क्या हुआ? उसने कोई वारिस चुना था? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसने कोई क्लियर वारिस नहीं बताया था। कहते हैं मरते वक्त उसने कहा था कि साम्राज्य सबसे ताकतवर को मिलेगा। बस, फिर क्या था? लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, उसके सेनापतियों के बीच, जिन्हें डाइडोची यानी उत्तराधिकारी कहते हैं, सत्ता के लिए दशकों तक खूनी संघर्ष चला। साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। मुख्य हिस्से कौन कौन से बने? मोटा मोटी देखें तो टॉलेमी ने मिस्र पर कब्जा कर लिया और वहां टॉलेमिक वंश चलाया जो क्लियोपेट्रा तक चला। सेल्यूकस निकेटर को सबसे बड़ा हिस्सा मिला सीरिया से लेकर पूरब में भारत की सीमा तक। ये सेल्यूसिड साम्राज्य कहलाया। एंटीगोनस और उसके खानदान ने मैसेडोनिया और ग्रीस पर कंट्रोल करने की कोशिश की और ये सब आपस में लड़ते ही रहे। भारत के लिहाज से सेल्यूकस का क्या हुआ? सिकंदर ने जो थोड़े बहुत इलाके जीते थे, क्या सेल्यूकस ने उन पर कब्जा बनाए रखा? सेल्यूकस ने कोशिश की थी पूरब में अपना दबदबा फिर से कायम करने की, और इसी कोशिश में उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। लड़ाई हुई दोनों में? शायद लड़ाई हुई या फिर बिना लड़े ही संधि हो गई, ये पक्का नहीं है। पर लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास एक संधि हुई और इस संधि में सेल्यूकस ने पश्चिमोत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का काफी साथ है, जैसे अराकोसिया, गैड्रोसिया वगैरह, वो चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। अच्छा, बदले में क्या मिला सेल्यूकस को? कहते हैं बदले में उसे 500 युद्ध हाथी मिले थे, जो उसके लिए बहुत कीमती थे, और शायद कोई शादी का रिश्ता भी हुआ था। ये संधि बहुत अहम थी क्योंकि इसने मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी सीमा तय कर दी और भारत में डायरेक्ट यूनानी कंट्रोल करीब करीब खत्म हो गया। तो अगर हम सिकंदर की विरासत की बात करें, उसकी लेगेसी की, तो सबसे बड़ी चीज क्या मानी जाती है? मेरे ख्याल से उसकी सबसे बड़ी और सबसे टिकाऊ विरासत है हेलेनिस्टिक संस्कृति का फैलाव। उसके अभियानों ने यूनानी भाषा, कला, फिलॉसफी, साइंस, शहर बनाने का तरीका, इन सब को मिस्र से लेकर मध्य एशिया और भारत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। मतलब ईस्ट और वेस्ट के बीच एक कल्चरल ब्रिज बन गया। हाँ, एक अभूतपूर्व कल्चरल एक्सचेंज शुरू हुआ, विचारों का, कलाओं का, व्यापार का। गांधार आर्ट इसी का नतीजा है। उसने नए ट्रेड रूट खोले, पुरानों को सेफ बनाया, जिससे आगे चलकर सिल्क रोड को भी बढ़ावा मिला। और बेशक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में तो उसका नाम आज भी लिया जाता है। उसकी टैक्टिक्स आज भी पढ़ाई जाती हैं। भले ही उसका बनाया साम्राज्य उसकी मौत के बाद बिखर गया, लेकिन उसकी जीतें, उसके बसाए शहर, उसकी सोच, इन्होंने आने वाली सदियों पर एक गहरी छाप छोड़ी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सिकंदर का उदय बहुत तेजी से हुआ, उसकी मिलिट्री स्किल कमाल की थी, फारस पर उसकी जीत ने इतिहास बदल दिया। हाँ, और भारत में हाइडेस्पिस की लड़ाई उसकी मिलिट्री जीनियस का सबूत थी, तो ब्यास नदी पर सेना का विद्रोह उसकी महत्वाकांक्षाओं की हदों को भी दिखाता है। और आखिर में इतनी कम उम्र में मौत और साम्राज्य का बिखर जाना। बिल्कुल। यहाँ जो मुख्य बात उभरती है वो ये है कि सिकंदर की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान की असीम इच्छा शक्ति और मिलिट्री टैलेंट भी आखिर में जमीनी हकीकत,
भूगोल, लॉजिस्टिक्स और सबसे बढ़कर इंसानी धीरज की सीमाओं से टकराता है। सही कहा। भारत पर उसका सीधा असर शायद थोड़े समय के लिए रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसने भारत के इतिहास का रुख मोड़ा। पश्चिमोत्तर को मौर्य एकीकरण के लिए तैयार किया और पूर्व पश्चिम के बीच सांस्कृतिक लेन-देन के नए रास्ते खोले। ये सोचने वाली बात है कि अगर ब्यास नदी पर सिकंदर की सेना ने विद्रोह न किया होता, अगर वो और आगे बढ़ पाता, तो दुनिया का और खासकर भारत का इतिहास आज कैसा होता। हाँ, ये इतिहास के उन बड़े क्या होता अगर वाले सवालों में से हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या वो नंदों की विशाल सेना से जीत पाता? क्या वो गंगा के मैदानों तक पहुंचता? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सिकंदर का ये जो पूरा अध्याय है, ये हमें लीडरशिप, महत्वाकांक्षा, उसकी हदें और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, ये सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।